कैसन हवे नजरिया के फेरा जे पनवले बमनवा में डेरा। ए जान काहे बन गइलू देवता समान हो, ए जान काहे बन गइलू। जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का लेक्चर पार्ट 3 देखने वाले हैं। लेक्चर पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, और उसके पहले वीडियो में हम लोग देखे हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे लास्ट टॉपिक परजीवी पोषण करने वाले जीव, जो कुछ जीव थे उनके नाम देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, जो है अंतः परजीवी, उसके बाद बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी जानने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टार पॉइंट हम दिए हैं, तो स्टार पॉइंट का मतलब हम क्यों दिए हैं, इसके लिए हम दिए हैं कि यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। ये मृतजीवी पोषण में मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः घुलित कार्बनिक पदार्थों के तरल अवस्था को अवशोषण करते हैं। जो होता है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव, जो मृतजीवी अपना भोजन, यानी जो मृतजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं, वो अपना भोजन मुख्यतः घुलित कार्बनिक पदार्थ होता है उसके तरल अवस्था को अवशोषण करता है। यह है फर्स्ट स्टार का मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद दूसरा स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट है कि परजीवी भी अपना भोजन पोषित जीवों से कार्बनिक पदार्थों के सामान्यतः तरल अवस्था से प्राप्त करता है। जो परजीवी जीव होता है वह भी तरल अवस्था में प्राप्त करता है, और जो मृतजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं वो भी घुलित कार्बनिक पदार्थों को तरल अवस्था में अवशोषित करता है या प्राप्त करता है। चलिए अब हम लोग टॉपिक हम अपना देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है यहाँ अंतः परजीवी। तो अंतः परजीवी क्या होता है इसको जानते हैं। इसको हम लोग कैसे किसी को बता सकते हैं कि अंतः परजीवी का मतलब क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। वह जीव जो किसी जीव शरीर के अंतः भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। इस परिभाषा का कहने का मतलब है कि अंतः परजीवी कहने से ही हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि जो जीव किसी जीव के अंतः भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। तो अंतः परजीवी में कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेकर आए हैं टेपवर्म। टेपवर्म भी एक जीव है जो अंतः परजीवी जीव है। उसके बाद प्लाज्मोडियम, उसके बाद एंट अमीबा, उसके बाद गोल क्रीमी, अगला मलेरिया परजीवी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब अंतः परजीवी हम लोग जो ये टॉपिक है उसको हम लोग देख लिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य परजीवी। तो जिस तरह अंतः परजीवी का हम लोग परिभाषा देखे हैं, आप लोग सेम उसी तरह बाह्य परजीवी का भी परिभाषा दे सकते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा लिखे हैं हम। वह जीव जो किसी जीव शरीर के बाह्य भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जो जीव किसी जीव शरीर के बाह्य भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। तो चलिए हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल में कि कौन कौन से जीव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है मच्छर। मच्छर को आप लोग एकदम अच्छा से जानते होंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको काटा ही होगा। रात के समय में या दिन के समय में कभी भी आपको
काटा होगा मच्छर। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, खटमल। क्या? खटमल। खटमल भी जो है बाह्य परजीवी है। उसके बाद जू। जू का मतलब जिससे हम लोग भोजपुरी में ढील कहते हैं, ढील के नाम से मशहूर है ये भोजपुरी में। जो भोजपुरी भाषा को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसके। इसके बाद इत्यादि। इसके बाद अन्य भी जीव हैं जो हम नहीं लिख पाए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, हम अपना अगले टॉपिक, तीसरा टॉपिक पे। तो तीसरा हम लोग का टॉपिक है कि प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राणी संपोषण को हम लोग इंग्लिश में तो हम लोग इससे कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। हम लोग जान ले कि होलो का मतलब क्या होता है। होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से। उसके बाद जोई का मतलब जंतु। जो पूरी तरह से जंतु का जो रूप है उसे हम लोग प्राणी संपोषण का नाम देते हैं। चलिए तो हम लोग प्राणी संपोषण का जो है परिभाषा जान लेते हैं कि प्राणी संपोषण होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे परिभाषा इसका, वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन तरल या ठोस अवस्था में जंतु के पोषण विधि द्वारा प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यह पोषण प्रक्रिया करने वाले जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं। जो प्राणी संपोषी करते हैं, जो प्राणी संपोषण करते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। जो जीव प्राणी संपोषण करता है उसे हम लोग प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मानव, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग मानव लिए हैं। दूसरा मेढक, तीसरा अमीबा, अमीबा भी प्राणी संपोषण है। उसके बाद अगला हम आपको बता दें शेर, बाघ इत्यादि, ये सब भी शेर, बाघ इत्यादि ये सब है प्राणी संपोषण। चलिए अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, तो चलिए जानते हैं कि विषम पोषी पोषण जो प्रक्रिया है, जो पोषण है, उससे हम लोग किस तरह किसी को समझा सकते हैं। वह पोषण विधि जिसमें कोई जीव स्वयं अपना भोजन न बनाकर, नहीं बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे हम लोग क्या? विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहने का ही मतलब है कि जो जीव अपना पोषण स्वयं नहीं बना पाता है और वह दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। तो हम लोग इससे सीधी परिभाषा की भाषा में कहेंगे, मानिए कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को उससे समझाना होता है। जो कॉपी चेक करता है उसको हम लोगों को समझाना होता है, तो हम लोग किस तरह समझाएंगे उसको, ये मायने रखता है। तो हम लोग लिखेंगे वह पोषण विधि जिसमें कोई जीव स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल इसके। तो एग्जाम्पल में परजीवी हो गया, मृतजीवी हो गया, प्राणी संभोजी हो गया इत्यादि, ये सब जीव है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे। हम तो हम लोग अगला टॉपिक जानने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण प्रक्रिया की विवेचना कैसे करें। एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें पोषण की प्रक्रिया की विवेचना कैसे करें। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों की रचना मात्र एक कोशिका से ही होती है। कोई भी
एक कोशिकीय कोशिका होती है, उसकी मात्र एक कोशिकाओं से ही रचना होती है, जिसमें कोई विशेष अंग विकसित नहीं होता है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें केवल एक कोशिका से निर्माण होती है, एक कोशिका से उसकी रचना होती है, तो उसमें विशेष अंग विकसित नहीं होता है। इसके प्रत्येक जो क्रियाओं के लिए एक ही कोशिका उत्तरदायी होता है। जो भी क्रिया है उनके लिए एक ही कोशिका उत्तरदायी है। यह है एक कोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया की विवेचना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हम आगे अगला टॉपिक है पादप में पोषण। तो पादप में पोषण टॉपिक है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका हम लोग किसी को कैसे समझाएंगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं, पेड़ पौधे अपनी पोषण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न करती हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं वे अपनी पोषण प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न करती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जब कोई भी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी पोषण प्रक्रिया संपन्न करती हैं तो हम लोग को लिए जानना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण को जानें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण और सूर्य से प्रकाश लेकर क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र ये होता है। जो ग्लूकोज का संश्लेषण करती है उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग देंगे, इसको लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो परिभाषा है उसको लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण और सूर्य से प्रकाश लेकर क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का संश्लेषण करती है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देख लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करती है तो वे किस तरह भोजन प्राप्त करती हैं। तो चलिए इसका हम जो है रिएक्शन बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इसका रिएक्शन किस प्रकार होता है। तो कोई भी पेड़ अपना पोषण प्राप्त करने के लिए जल के 6 गो अणु, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गो अणु का जो है रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। वो भी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया करती है। 6H2O के अणु और 6CO2 को अणु उसको प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करती है। उसके बाद वो सबसे पहले तो उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। सबसे पहले उसे ग्लूकोज प्राप्त होता है, प्लस ऑक्सीजन के 6 गो अणु भी प्राप्त होता है। ऑक्सीजन के 6 गो अणु एक्स्ट्रा में और ऊर्जा भी प्राप्त होता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको एकदम दिमाग में सेट कर ले कि प्रकाश संश्लेषण पूछे तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखेंगे, तभी आपको 5 मार्क्स अवश्य मिलेंगे, नहीं तो 5 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो यह क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग को 5 मार्क्स पूरा लेना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग को कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है H2O, उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद हम लोग की आवश्यकता होती है
सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों को नहीं, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उसके बाद ये जो है क्लोरोफिल, उसके बाद क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारे जो सामग्री है वो इम्पोर्टेंट है। जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट, ये सामग्री रहेंगे तभी पेड़ पौधे अपना पोषण कर पाएंगे, वरना अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम क्वेश्चंस नंबर 1 को लेकर आए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना रहता है तो पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे वे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश तथा क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल प्रयोग करती है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, इसके पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सूर्य प्रकाश से जो है लेते हैं, जो प्रकाश से है वो प्रकाश अति आवश्यक है, सूर्य प्रकाश। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल आवश्यक है। वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर उसके बाद हम एक नोट करके यहाँ लिखे, जो भी हम नोट लिखे या स्टार पॉइंट दे वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण रात में करते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रात में अवशोषण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कुछ पेड़ पौधों को मरुस्थलीय पौधे, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे, उसके अलावा है जो नागफनी, आप लोग नाम सुने होंगे, नागफनी, नागफनी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्व की विवेचना करें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ महत्व की विवेचना करना है, हम लोग को समझाना है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम एक वह क्रिया है जो वायुमंडल में संतुलन बनाने के साथ साथ पर्यावरण, तापक्रम एवं वर्षा को नियंत्रित करती है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो जो है वायुमंडल में पर्यावरणीय तापक्रम एवं वर्षा को नियंत्रित करती है, इसका आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक है जो हम लोग इसको बताते हैं। तो सबसे पहले तापक्रम, प्रकाश संश्लेषण को तापक्रम प्रभावित करता है। उसके बाद प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता।
उसके बाद आगे देखते हैं, प्रकाश तीव्रता के बाद जल और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। जल और वायु में CO2 की सांद्रता, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। जल और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। उसके बाद वायु प्रदूषण, पर्णहरित की मात्रा, पत्तियों पर अन्य पदार्थ का जमाव इत्यादि, ये सारे हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हैं या किसी भी प्रकार का PDF चाहते हैं क्लास 9th 10th 11th 12th, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन। जय हिंद।